आइए शुरू करते हैं। और ये पूरा जो वीडियो है इसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आखेट व पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? देखिए, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ए और बी दोनों। ये जो ऑप्शन दिया है, पहले क्या होता था कि इस ऑप्शन को लोग टिक कर देते थे, सही हो जाता था। तो एक लोगों में यह भ्रांति आ गई कि इस तरह के ऑप्शंस में जब जहाँ दिया हो ए और बी दोनों इस ढंग का, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं सही होने के। लेकिन आजकल आयोग, चाहे जो आयोग, आप परीक्षा का जो प्रश्न पत्र उठा कर देख लीजिए, वो जानबूझकर इस तरह का ऑप्शन देते हैं ताकि आपको यदि क्वेश्चन न पता हो तो आप गलत आंसर टिक करके आ जाओ, आपके अंक कट जाएं। क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग है, तो उसके महत्व को देखते हुए जब आपको पता हो आंसर तभी आप टिक करें, अन्यथा छोड़ दें, ज़्यादा सही रहेगा। रिस्क लेने का कोई मतलब होता नहीं है। तो पाषाण काल में तो आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं उनसे सर्वप्रथम पशुपालन और आखेट के साक्ष्य मिले हैं। चाहे मेहरगढ़ हो, आपका मेहरगढ़ है ना, ये लघु पाषाण काल स्थल है आपका, मध्य पाषाण काल स्थल है आपका दोस्तों, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आपका बागोर राजस्थान का, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, इसके अलावा दमदमा और मदहदा, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है, मदहदा और दमदमा। इसके अलावा सराय नहर राय, ये सभी जो हैं, जो स्थल हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल, यहाँ से पशुपालन और आखेट के साक्ष्य मिले हैं। इसका अर्थ यहाँ इससे लगाया जाता है कि सर्वप्रथम इसी काल में अर्थात मध्य पाषाण काल में ही आखेट व पशुपालन की शुरुआत हुई थी। हालांकि विकसित यह नवपाषाण काल में हुआ था, लेकिन प्रश्न की प्रकृति क्या है, सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में 20 का उत्तर हो जाएगा। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों कृषि आरंभ, जो खाद्यान्न थे, जो अनाज थे, वो उगाए जाने लगे थे, जिसमें मेहरगढ़ का नाम सुना होगा आपने, कोल्डिहमा, ये सभी पाषाणकालिक बस्तियां हैं जहां से चावल, गेहूं आदि के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये पहने जाने वाले या ओढ़े जाने वाले वस्त्र हैं वैदिक कालीन, और आपको बताना है किसके लिए प्रयोग होते थे। नीवी, वास, अधिवास। देखिए, नीवी से याद रखिएगा, नीवी से नीचे, नीवी से क्या याद रखना है आपको, नीचे। तो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, नीचे, इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। और वास यह ऊपर, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है, ऊपर वास। और अधिवास अर्थात आधा, तो चुनरी जो है आधे में ओढ़ी जाती है, तो अधिवास क्या, ऊपर से ओढ़े जाने वाली चुनरी। तो याद रखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, पहला ही ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ये क्या है, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, ये सभी क्या है, वेदांग हैं। वेदांग कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष सभी अलग अलग विषयों पर आधारित हैं। तो कल्प जो है यह कर्मकांड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ज्योतिष खगोल विज्ञान संबंधित है, ठीक है। ज्योतिष में तमाम तरह की गणनाएं की जाती है, उसके आधार बताया जाता है क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, या यज्ञ कब होना चाहिए, पूजा पाठ कब होनी चाहिए, आज भी यही होता है। शिक्षा ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा क्या है, ध्वनि शास्त्र से संबंधित वेदांग है, इसमें ध्वनि शास्त्र से संबंधित ऋचाओं का संकलन है। निरुक्त क्या है दोस्तों, देखिए, निरुक्त और व्याकरण ये अलग अलग अंग हैं, तो यही गलत हो, यही असत्य है, बाकी सभी सुमेलित हैं। निरुक्त में दोस्तों क्या किया जाता है, याद रखिएगा कि इसमें जो कठिन से कठिन शब्द हैं वेदों में, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुआ है, ठीक है ना, उसका यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। व्याकरण क्या है, जो वेदों में शब्द प्रयोग हुए हैं उन शब्दों की व्याख्या की गई है। देखिए, दोनों एक से लग रहे हैं। निरुक्त में क्या है, कठिन से कठिन जो शब्द हैं, ज़्यादा कठिन शब्द हैं, उनका वहाँ पर निर्वाचन किया गया है। जबकि व्याकरण में क्या है, वेदों में आए जो शब्द हैं और उनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या उसका स्पष्टीकरण है, ये सभी इसमें दिया है, व्याकरण में दिया हुआ है। तो इससे याद रहेगा। अंत में आप जो लास्ट बचता है छंद, छंद में जो वैदिक ऋचाएँ हैं उनमें जो प्रयुक्त मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया आपका, इन सब का संकलन आपका छंद में दिया गया है।
इसमें जो एक बात और आपको याद रखनी है कि कल्प सूत्र दोस्तों, यह कल्प सूत्र या कल्प जो है ये 4 ग्रंथों में विभाजित है। 4 ग्रंथों में इसको बांटा गया है और चारों को सम्मिलित रूप से कल्प सूत्र कहा जाता है। इन चारों को ग्रंथों को सम्मिलित रूप से कल्प सूत्र कहा जाता है। ये चारों कौन कौन से सूत्र हैं? स्रोत सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है, स्रोत, ग्राह्य, धर्म और शुल्ब। शुल्ब सूत्र अक्सर पूछ लेता है कि शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? जो यज्ञ वेदी वगैरह बनाई जाती है उसका कितना माप होगा, ये इन सबसे संबंधित है शुल्ब सूत्र। ठीक है ना, बाद में आप देखे होंगे ज्यामिति में आप शुल्ब सूत्र पढ़ते होंगे। ठीक, तो उसी संबंधित है वो रचनाओं से। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्रों को भेजा। बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का ही पुत्र अशोक था, लेकिन बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। याद रखिएगा, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहले को उसने दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसको? सुसीम को। जो पहला विद्रोह हुआ था तक्षशिला में उसको दबाने के लिए सुसीम को भेजा था और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए उसने अशोक को भेजा था। तो एक क्रम याद रखिएगा। ठीक है ना, तक्षशिला विद्रोह के समय पूछता भी है कि अशोक कहाँ का प्रशासक था, तो अशोक उस समय उज्जैन का प्रशासक था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, इन चारों का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, इन चारों का अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में मौर्य शासकों द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में जो सुदर्शन झील का निर्माण था और बाद में जो जीर्णोद्धार कराया गया उसका, बाद में स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार कराया था उसका, तो उसका जो है उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुल्तान को जीतने के लिए इल्तुतमिश से यूपी पीसीएस को बहुत प्रेम है, पूछता है सवाल। मुल्तान को जीतने के लिए इल्तुतमिश ने, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इल्तुतमिश के बारे में कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल हो, उसमें ढेर सारे फैक्ट हों, पढ़ लिए। हालांकि हम बता देंगे, प्राचीन इतिहास का एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें सारे फैक्ट्स रहेंगे, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुल्तान को जीतने के लिए इल्तुतमिश ने किस सूफी संत का सहयोग प्राप्त किया? शेख नजीबुद्दीन, बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप यह याद रखिएगा कि बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बहाउद्दीन जकारिया, ये दोनों इल्तुतमिश के समकालीन थे, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो याद रखिएगा, मुल्तान को जीतने के लिए उसने शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता ली और बख्तियार काकी की मदद फिर कहाँ ली थी? शमसी तालाब के निर्माण में। पूछा जाता है शमसी तालाब का निर्माण किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। किसकी सहायता से किया, तो बख्तियार काकी के। और यह पूछा जाए मुल्तान को जीतने के लिए इल्तुतमिश ने किसका सहयोग प्राप्त किया, किस सूफी संत का, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के मत लीजिएगा इन सब चीज़ों को। अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रक नीति आधारित थी। देखिए आपको पता है, हमने एक वीडियो में चर्चा भी की थी मूल्य नियंत्रक नीति की। उसके अलाउद्दीन खिलजी की जो मूल्य नियंत्रक नीति थी, उससे सबसे ज़्यादा उसके जो सैन्य प्रशासन, सेनाओं को बहुत फ़ायदा हुआ। उसको नगद वेतन चूँकि देना था, सेना को फिक्स्ड वेतन कर दिया था, उसको सही ढंग से संचालन में उसको बहुत मदद प्राप्त हुई इससे। तो अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इससे बाजार में वस्तुओं की कीमत निश्चित हो गई और सर्वाधिक लाभ सैनिक वर्ग को प्राप्त हुआ। खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेनी हो तो बर्नी द्वारा जो रचित तारीख फिरोज शाही है, याद रखिएगा, किताब का नाम भी पूछता है मिलान के लिए। बर्नी ने तारीख फिरोज शाही,
अमीर खुसरो ने खजी इनुल फुतुह और इब्न बतूता ने रेहला आदि ग्रंथों की रचना की जिसमें इसका वर्णन किया गया है। लेकिन आप यह मत समझ लीजिएगा कि इब्न बतूता इसके काल में आया था। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्पादन लागत के सिद्धांत के आधार पर मूल्य नियंत्रण नीति उसकी लागू थी, उसने लागू की थी। अगला प्रश्न है, सही क्रम क्या होगा? पुरंदर की संधि, सूरत की प्रथम लूट, शाइस्ता खां के शिविर में लूट, तोरण की विजय। यह प्रश्न जो है आपका दोस्तों पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं उनसे संबंधित है। देखिए, आपको पता है कि औरंगजेब से उनका पूरा संघर्ष रहा, लंबा संघर्ष रहा, बहुत परेशान किया उन्होंने औरंगजेब को। औरंगजेब ने भी काफ़ी उनसे लड़ाई लड़ी, उनको औरंगजेब ने भी कहीं ना कहीं परेशान किया। तो उसी की कहानी से संबंधित है। सबसे पहले शिवाजी ने जो बड़ी सफलता, जो पहली सफलता कही जाती है शिवाजी की, वो तोरण की विजय कही जाती है। बीजापुर में जो आदिल शाह था वहाँ का सुल्तान, उसके विरुद्ध उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, तोरण की विजय 1646 ईस्वी में, ठीक है ना, तोरण की विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले तोरण ही आएगा, तोरण की विजय जहाँ भी आएगा तो पहले स्थान पे यही आएगा। ठीक है, देखिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था, आपको पता है सन 1661 से 63 ईस्वी के बीच शाइस्ता खां ने मुगल साम्राज्य पर बहुत ज़्यादा मराठा साम्राज्य में बहुत जुल्म ढाए, ढेर सारे लोगों को मार दिया, निरपराध लोगों की हत्या कर दी, कई बस्तियों को आग के हवाले कर दिया। तो इस तरह से शिवाजी के साम्राज्य का बहुत नुकसान हुआ। तो शिवाजी के मन में आग लगी हुई थी कि हमको बदला लेना है। तो शिवाजी ने क्या किया, शाइस्ता खां जिस शिविर में था उस शिविर को सबसे पहले लूट लिया और शाइस्ता खां को भगा दिया लूट करके, ठीक है ना। लेकिन शिवाजी इतने पर ही नहीं रुके, शाइस्ता खां को की शिविर में पहले तो लूट की, शाइस्ता खां की शिविर में लूट कब की? 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को, ठीक है ना। तो दूसरे स्थान पे ही आएगा। उसके बाद क्या होता है, इससे शिवाजी को शांति नहीं मिली। फिर शिवाजी सूरत में लूट करने चले गए। सूरत उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था, काफ़ी धन धान्य से भरपूर था, काफ़ी समृद्ध था, मुगल साम्राज्य का काफ़ी समृद्ध वह सूरत का जो प्रांत था वो था। तो शिवाजी ने बदला लेने के लिए जो उन पर कार्रवाई की गई थी, भयंकर लूट की, लगभग 1 करोड़ रुपए अगर कहा जाए उस समय, इस समय के हिसाब से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय 1 करोड़ की क्या कीमत होती होगी आपको पता है। तो 1 करोड़ रुपए की लूट की, और कहा जाता है कि शिवाजी की जो लूट हुई थी, जितना नुकसान हुआ था मुगल साम्राज्य के द्वारा, मुगल औरंगजेब के शाइस्ता खां के द्वारा या उनके सैनिकों के द्वारा, सबकी भरपाई इस एक लूट में शिवाजी ने कर दी थी। तो यहाँ सूरत की प्रथम लूट लिखा है दोस्तों। यह लूट शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 ईस्वी में की थी। एक और लूट बाद में की थी उन्होंने, सूरत की द्वितीय लूट, दूसरी बार भी लूटा था उन्होंने, ठीक है, इसी तरह लगभग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शिवाजी की जो यह लूट थी इसमें किसी निरपराध को नहीं मारा गया था, किसी विदेशी मिशनरी को नहीं मारा गया था। एक थे मोहनदास पारिक, उनको छोड़ दिया गया था। पूछा जाता है कि किसको शिवाजी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो मोहनदास पारिक, विदेशी मिशनरियों, इन सबको उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया था। स्त्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। कुरान की जो आयतें मिली थी या जो कुरान मिला था उसको भी उन्होंने बाइज्जत अपने मुसलमान दोस्तों को दे दी थी। तो बहुत ही नैतिक लड़ाई एक प्रकार से यह कहा गया अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, कि बहुत अनैतिक था। उनको चोरों का सरदार, दुनिया लुटेरा, पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक तो यह बदले की कार्रवाई थी जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी मुग़लों के द्वारा, उसका प्रतिरोध था एक प्रकार से, ठीक है, उसका बदला था। दूसरी बात, इसमें भी नैतिकता अपनाई जो शिवाजी ने, इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद हैं वो तारीफ़ करते नहीं खाते हैं शिवाजी की, बहुत सारी बातें उन्होंने शिवाजी की तारीफ़ में की हैं। अब सूरत की जब लूट की इसने तो यह तो अचंभा हो गया था,
औरंगजेब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, कुछ हजार सैनिक आकर के इतने बड़े साम्राज्य को लूट सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसी बात से कि लगभग 50 गुना मजबूत और 50 गुना अधिक संख्या में सेनाएं सूरत में मुगल शासक की थी, औरंगजेब की थी, जब यह लूट हुई थी। इससे पता चलता है शिवाजी की सैन्य शक्ति का, शिवाजी के रण कौशल का पता चलता है कि किस तरह का रण कौशल रहा होगा, कितना वीर रहे होंगे, कितने साहसी रहे होंगे। हालांकि उसके बाद औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा जीतने के लिए, इनको परेशान करने के लिए। राजा जय सिंह इनको परेशान करने में कामयाब भी रहे। अंततः शिवाजी को राजा जय सिंह के साथ एक संधि करनी पड़ी। 1 लाख विशेष प्रशिक्षित सेना को लेकर गया था जय सिंह, रौंदने वाला था, पूरा जो है एकदम मन बना चुका था कि तबाही मचा देनी है। शिवाजी ने वहाँ पर शांत रहना उचित समझा और संधि कर ली, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। यह पुरंदर की संधि कब होती है, याद रखेगा, 22 जून 1665 को, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। इसके बाद जब यह संधि हो जाती है तो जय सिंह ही शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा निमंत्रित करता है। आगरा आते हैं शिवाजी, उनकी खातिरदारी की जगह उनको बेइज्जत भी करता है औरंगजेब और उनको जेल में भी डाल देता है किसी तरह। जब शिवाजी बचते हैं वहाँ से तो फिर से उनके मन में यह बात आती है कि हमको प्रतिशोध लेना है। उसी प्रतिशोध के चलते 1670 में वह सूरत को दूसरी बार लूट लेते हैं। तो फिर सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में रहती है। इस प्रश्न से संबंधित जितने तथ्य थे हमने आपको बता दिए, इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, तोरण की विजय 1646, फिर शाइस्ता खां के शिविर में लूट 15 अप्रैल 1663, उसके बाद सूरत की प्रथम लूट 8 जनवरी 1664, फिर पुरंदर की संधि 22 जून 1665, फिर आता सूरत की द्वितीय लूट, तो यह 1670। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 3 2 1, ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये तमाम तरह के कर हैं, किसके लिए लगाए जाते थे आपको बताना है। ये कूट दिए हैं, उत्तर आपको देना है। तो उश्र क्या था, मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था, बिल्कुल सही है। उश्र क्या था, मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था, गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला या हिंदुओं से वसूला जाने वाला भूमि कर था, जिसको खराज कहा जाता था। खम्स क्या था दोस्तों, खम्स लूटा हुआ धन था, बिल्कुल सही है यह भी। खम्स क्या कर, जो युद्ध वगैरह में जो लूटा हुआ धन होता था उसको खम्स कहा जाता था। और जकात क्या होता था, मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर जकात होता था। तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 4 इसका कूट हो जाएगा, 1 2 3 4, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कालीकट आया, वास्को डी गामा, अल्बारेज कैब्रल, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क। देखिए पहला अभियान जो आया था वो आपको पता है वास्को डी गामा के नेतृत्व में। प्रथम पुर्तगाली अभियान 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह में पहुंचा था और वहां पे एक हिंदू राजा जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसने उसका स्वागत किया था। लेकिन द्वितीय जो अभियान आया था 1500 ईस्वी में, उसका नेतृत्व अल्बारेज कैब्रल ने किया था। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बारेज कैब्रल के नेतृत्व में कालीकट पहुंचा तथा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। यह भी पूछता है कि दूसरी बार आया था कि नहीं, पहली बात तो ये जान लीजिए आया था। कब आया था, 1502 ईस्वी में आया था। इसके अलावा जो बातें आपको याद रखनी है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर अपनी स्थापित की, कोचीन में, और 1505 में द्वितीय फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम वायसराय बनाकर भारत भेजा गया था। पहले प्रश्न में मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए विद्रोहों से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सारे विद्रोह किस सन में घटित हुए और कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा था,
ये मैं ग्रुप में दे दे रहा हूँ, आप लोग डेली उसको देख लिया करिए, क्योंकि यह प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, पूछा ही जाएगा, 1-2 प्रश्न आ रहा है। तो रामोसी विद्रोह ए है, रामोसी विद्रोह, फिर अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, गडकरी विद्रोह। रामोसी विद्रोह दोस्तों, यह रामोसी कौन थे? रामोसी एक ग्रुप था जो मराठी सेना पे, जो मराठा साम्राज्य था उसकी सेना में और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी थे, उन्हीं को रामोसी कहा गया, उनका एक जो ग्रुप था, ठीक है ना। बाद में जब मराठाओं का पतन होता है, अंग्रेज वहाँ पर काबिज हो जाते हैं, तो ये कृषि कार्य करने लगते हैं, रामोसी जो हैं कृषि कार्य करने लगते हैं। राजस्व इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, लगान इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि धीरे धीरे यह विद्रोह आंदोलन में तब्दील हो जाता है, रामोसी आंदोलन या रामोसी विद्रोह कहा जाता है। यह इसका सन दोस्तों 1822 में आंदोलन शुरू होता है और लगभग 1841 तक यह चलता है। चित्तर सिंह उमाजी, याद रखिएगा, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह उमाजी इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। फिर अहोम विद्रोह, अहोम से याद रखिएगा, अहोम असम, हो को स समझ के अहोम असम, इस ढंग से ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ये असम में हुआ था विद्रोह। यह मुख्यतः जो अभिजात्य वर्ग वहाँ का था उसने यह विद्रोह किया था। अंग्रेज वहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे, अपने राज्य में असम को मिलाना चाह रहे थे, इनके खासकर जो क्षेत्र थे उनको मिलाना चाह रहे थे, तो इन्होंने उसका प्रतिरोध किया, विरोध किया। उसको अहोम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अहोम विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व जिसने किया था, गोमधर कुंवर और कुमार रूपचंद्र ने, गोमधर कुंवर और कुमार रूपचंद्र ने इसका नेतृत्व किया था। 3 इसका होगा, और यह कब, इसका सन क्या है, 1828 में, ठीक। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक लगभग यह आंदोलन चला था, बाद में दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर पागलपंथी विद्रोह आता है। पागलपंथी दोस्तों एक समुदाय, एक संगठन था, यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। बंगाल में इसी को बाउल धर्म के नाम से जाना जाता है। बाउल धर्म, बाउल धर्म का ही यह दूसरा नाम था। इसमें क्या विशेषता थी कि इसमें सभी संप्रदाय अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम तरह के संप्रदाय और जातियों के लोग इसमें सम्मिलित थे, इसको मानते थे, इसके सदस्य थे पागलपंथी के। और ये भी किसान विद्रोह था एक प्रकार का, ये जमींदारों के खिलाफ तो था ही, साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ, राजस्व नीतियों के खिलाफ भी था। तो यह विद्रोह जो पागलपंथी होता है 1813 से 1833 ईस्वी तक होता है। बहुत अच्छा आंदोलन था यह, हालांकि बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसको भी दबा दिया गया। तो जो पागलपंथी विद्रोह था वो टीपू और करमशाह इससे जुड़े हुए हैं। टीपू और करमशाह, यह भी उत्तर पूर्व का एक विद्रोह था। अगला है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह दोस्तों, यह मराठा साम्राज्य में जो गडकरी थे, ये किसके लिए जाना जाते थे, मराठा किलों पर यह काम करते थे, आनुवांशिक कर्मचारी थे एक प्रकार के, ठीक। बाद में जब मराठा साम्राज्य का पतन होता है तो ये कृषि कार्य में लग जाते हैं और अंग्रेजों का भू राजस्व जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ यह आंदोलन करते हैं। कोल्हापुर में यह विद्रोह करते हैं, बाद में अंग्रेजों के द्वारा यह भी विद्रोह दबा दिया जाता है। गडकरी जो विद्रोह था इसका जो नेतृत्व करता थे बाबाजी आहिरेकर थे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों बी है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी इसका ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में, मैंने आज इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास किया, हालांकि इंग्लिश थोड़ी मेरी कमज़ोर है, लेकिन ट्रांसलेट करके अब लिखना शुरू कर दिया है। आप इंग्लिश वालों के लिए भी मैं अब यह व्यवस्था कर देता हूं कि साथ साथ ट्रांसलेट कर दिया करूंगा, इतना मैं कर सकता हूं। अगर आपका लाभ इसमें हो जाता है इंग्लिश वालों का तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत जो त्रुटियां होंगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूं अभी से। निम्नलिखित में किसके द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई? निम्नलिखित में किसके द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई? बाय होम ऑफ द फॉलोइंग द आर्यन वुमेन सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड? रमाबाई, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? तो देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी। कहाँ पे? पुणे में, याद रखिएगा, पंडित रमाबाई, ए इसका उत्तर होगा। कहाँ पर किया गया था? पुणे में। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक प्रश्न हम शामिल किया है, आगे बताते हैं, इसका अगला प्रश्न ही इसीलिए मैंने शामिल कर दिया है। तो आर्य महिला समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1881 ईस्वी में, याद रखिएगा। पंडिता रमाबाई को 20 वर्ष की उम्र में सरस्वती तथा पंडिता की उपाधि प्रदान की गई थी, यह भी याद रखिएगा।
कि मात्र 20 वर्ष में इनको उपाधि प्रदान की गई थी। रमाबाई 7 भाषाओं को जानती थी तथा उन्हें बाइबिल का अनुवाद इन्होंने मराठी में किया था। ये पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसने बाइबिल का अनुवाद मराठी भाषा में किया, तो पंडिता रमाबाई ने। ठीक है ना, 7 भाषाओं की ये ज्ञाता थी। ए इसका उत्तर होगा। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती सेटअप आर्य समाज? तो यह बंबई में की थी। ठीक है, बहुत लोग भूल जाते हैं इसलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया। बंबई में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। और 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय जो है लाहौर को बना लिया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1877 में इन्होंने मुख्यालय लाहौर में बना लिया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया था, लेकिन याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था मतलब कर्म के आधार पर जो वर्ण की व्यवस्था थी उसका इन्होंने समर्थन किया था। अर्थात जो ऋग वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसका इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 ईस्वी में इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। ये भी 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी ने, या दयानंद सरस्वती ही बोल दीजिए, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला है, निम्नलिखित में किसके द्वारा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई? तो द इंडिया होम रूल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन बाय हुम? मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर। तो दोस्तों इसका उत्तर होंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इन्होंने न सिर्फ इंडिया होम रूल सोसाइटी अपितु इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका भी, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना भी लंदन में की थी। 1905 में इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके उपाध्यक्ष भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला सुहरावर्दी इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में घटने वाली निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताएं। तो क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट टूक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये चारों घटनाएं जो दी हैं वे फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय की हैं। ठीक है ना। तो होम रूल लीग की स्थापना, सिल्क पेपर षड्यंत्र, कामागाटा मारू प्रकरण और करजन वायली की हत्या। जहाँ तक होम रूल आंदोलन या होम रूल की लीग की स्थापना है, तो दोस्तों कांग्रेस ने, राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता यह सोच कर की थी कि अंग्रेज़ इस युद्ध में अगर हम सहायता करेंगे इनकी तो दयालु हैं, ठीक है ना, भगवान की प्रवृत्ति के हैं, ये हमको आज़ादी प्रदान कर देंगे। तो ये सोच कर किया था, लेकिन बाद में बहुत जल्द इनको समझ में आ गया कि इनकी सोच जो है उससे मेल नहीं खाती, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तब यही बात होम रूल लीग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है, उसको शुरू करने की पृष्ठभूमि बनती है। और बाल गंगाधर, आपको पता है कि 2 होम रूल लीग आंदोलन चलाए जाते हैं इंडिया में 1915-16 में। एक पुणे में जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे, और एक एनी बेसेंट ने जिसकी स्थापना मद्रास में की गई थी, वो उसका नेतृत्व कर रही थी। एक प्रकार के कांग्रेस के ही अप्रत्यक्ष अंग के रूप में ये संस्थाएं कार्य कर रही थी, ये आंदोलन चल रहे थे। राष्ट्रवाद के उद्भव में उस समय बहुत जो क्षीण हो चुका था, बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन की रही। हम आगे बताएंगे इस आंदोलन के बारे में जब विशेष रूप से इस आंदोलन की चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। तो अभी 10 प्रश्नों का ये जो सीरीज चल रहा है इसमें इतना ही जानिए। होम रूल लीग की स्थापना 1916, कब? 1916 में। हाँ, इनकी जो मेन मांग थी वो डोमिनियन स्टेटस की थी, अर्थात अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस दे दें, पूर्ण स्वराज्य की या स्वतंत्रता की डिमांड नहीं थी इस आंदोलन, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है। एक स्टेटमेंट आया था इसी संबंधित कि इन्होंने अपना एक ध्वज भी बनाया था, बिल्कुल बनाया था, याद रखिएगा। दोनों लोगों ने मिलकर ध्वज भी बनाया था होम रूल लीग आंदोलन का। इसके अलावा पूछा था कि गांधी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल सही है।
1920 में महात्मा गांधी को होम रूल लीग का सदस्य अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन बाद में 1 वर्ष के उपरांत यह कांग्रेस में ही विलुप्त हो गई संस्था, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है ना, कांग्रेस में यह मिल जाती है। फिर अगला है सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर षड्यंत्र यह 1915 की घटना है दोस्तों। यह देवबंदी नेताओं के द्वारा एक प्रकार से चलाया गया आंदोलन था। इनका ये मानना था कि तुर्क और अफ़गानिस्तान, जर्मनी, उस समय जो इम्पीरियल जर्मन था, उन सब की सहायता से अंग्रेज़ों को यह भगाना चाहते थे। तो सिल्क पेपर पे ही इनका सारा कार्य चलता था, उसी सिल्क के पेपर पे लिखने का कार्य करते थे। तो इसीलिए इसको सिल्क पेपर षड्यंत्र या सिल्क पेपर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1915 कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में आपको बता चुके हैं, 3 या 4 वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं कि किस तरह से जहाज़ को उतरने नहीं दिया गया, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई जहाज़ में ही। अगला है करजन वायली की हत्या, द मर्डर ऑफ करजन वायली, बहुत प्रसिद्ध है। मदन लाल ढींगरा का नाम इससे जुड़ा है। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 की घटना है, मार्च 1914 की। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा अंग्रेजों के घर में घुसकर मारते हैं, अर्थात अंग्रेजों के घर में ही, इंग्लैंड में ही वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, और वहीं पर वो एक गुप्त आंदोलन जारी रखते हैं, जिसके अंतर्गत ही ये कर्नल वायली की वो गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है ना, तो करजन वायली की हत्या करते हैं। हाँ, एक बात और है कि ये वीडी सावरकर से जुड़े हुए थे, उनके मित्र थे, काफ़ी उनसे प्रभावित थे। तो एक प्रकार से ये हो जाएगा आपका सबसे पहले करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909, कामागाटा मारू प्रकरण मार्च 1914, सिल्क पेपर षड्यंत्र 1915, होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916। तो यह जो क्रम हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, सी इसका उत्तर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगला है असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा समाप्त करने की घोषणा के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था? हु वाज नॉट एमंग द लीडर्स हु रिएक्टेड अगेंस्ट गांधीज अनाउंसमेंट टू एबॉलिश द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट? तो इनमें से कौन नहीं था? तो बाकी सब ने विरोध किया था। सरदार पटेल खामोश रहे, तो उन्होंने विरोध नहीं किया था। तो चौरी चौरा घटना के बाद अर्थात 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित होती है। तो गांधी जी विक्षुब्ध होकर या अन्य कारणों से असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। देखिए, मेन कारण जो माना जाता है, जो बुद्धिजीवी मानते हैं कि गांधी जी ने आंदोलन को उस समय इसलिए वापस ले लिया कि वो जानते थे कि इस घटना के बाद ये हिंसक आंदोलन हो गया और अंग्रेज हिंसक आंदोलन को बहुत ही कम समय में, अल्प समय में दबा देंगे, और इतना बुरी तरह दबा देंगे कि आगे से कोई आंदोलन चलाना संभव नहीं होगा। तो गांधी जी ने बहुत चतुराई के साथ इस आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है ना। हालांकि इसके विरुद्ध लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं आती है। ऐसा कोई भी प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिला है। फिर गांधी जी ने कब और कहाँ नमक कानून तोड़ा? व्हेन एंड वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ? नौसारी, देखिए बहुत चतुराई से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे दांडी का नाम नहीं लिया गया है, तो दांडी में उन्होंने तोड़ा था। दांडी कहाँ पे स्थित है आपको यह भी पता होना चाहिए, आजकल प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। तो नौसारी 6 अप्रैल 1930, अहमदाबाद 6 अप्रैल 1930, बड़ोदरा 6 अप्रैल 1930, गांधीनगर 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 को तो इन्होंने तोड़ा था, लेकिन कहाँ तोड़ा था? तो दांडी दोस्तों नौसारी जिले में, गुजरात के नौसारी जिले में स्थित था। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे गांधी जी ने नमक बनाकर, स्वयं नमक बना करके ब्रिटिश का जो नमक कानून था उसको तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में यह आंदोलन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में जो चलता है, उसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना, अहमदाबाद में साबरमती जो है वहाँ से शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को। 78 अनुयायी उनके पीछे लगे रहते हैं और दांडी तक, दांडी कहाँ स्थित है? नौसारी जिला में, वहाँ तक पैदल जाते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचते हैं।
6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक, ए इसका उत्तर होगा। गांडिनेल्यू नागा या रानी गांडिनेल्यू नागा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में कहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया? वेयर डिड गांडिनेल्यू नागा लीड द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? इम्फाल, मणिपुर, नागालैंड या असम में? तो दोस्तों बी इसका उत्तर होगा मणिपुर में। ठीक है ना, मणिपुर। नागालैंड भूल के भी मत लगाइएगा, नागा नाम से नागालैंड मत लगा लीजिएगा। मणिपुर में यह हुआ था आंदोलन, वहां पे आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में यदुनाथ की यह 13 वर्षीय चचेरी बहन गांडिनेल्यू नागा, जिनका नाम था, या रानी गांडिनेल्यू के नाम से भी इनको जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को जियारलंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान गांडिनेल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की इनको सजा दी गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी, देखिए गोलमेज सम्मेलन में तो लगभग 89 प्रतिनिधि 89 प्रतिनिधि भारत से शामिल हुए थे, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पे पूछा है इंडियन लिबरल्स हु अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम एवं अध्यक्षता इसकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें हिंदू महासभा से, याद रखिएगा, हिंदू महासभा से जयकर मुंजे, BS मुंजे, वहीं उदारवादियों से अर्थात लिबरल से CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री। इसके अलावा मुस्लिम लीग से भी पूछता है तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजल उल हक, ये सभी उपस्थित थे। तो इसका तीनों सही होगा, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि, यह तीनों ही लिबरल से संबंधित थे, भारतीय उदारवादी थे, शामिल हुए थे। तो डी इसका उत्तर होगा, उपयुक्त तीनों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए सभी लोग लाइव। लाइव चल रहा है, 1-2 क्लासेस और लाइव चल रही हैं यहाँ पे। अभी आवाज आई दोस्तों? लाइव चल रहा है, 1-2 क्लासेस और लाइव चल रही हैं। आवाज आ गई होगी अब तो, मुझे तो सुनाई दे रहा है।
आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? थोड़ा कंफर्म कर दें वॉइस को। ठीक है, तो नमस्कार आप सभी को। आज थोड़ा कम प्रश्न रहेंगे आज की क्लास में, क्योंकि काफ़ी देर हो गई आप लोगों को अपडेट करते हुए। मुझे कैलेंडर के बारे में एक पोस्ट किया था, लेकिन इतने सारे सवाल आपके आ गए, अंततः मुझको पोस्ट डिलीट करनी पड़ी वो। नहीं, आवाज़ तो परफेक्ट आ रही है मुझे। आवाज़ परफेक्ट आ रही, चलिए लीजिए, हाथ में ले लिया। अब अभी आएगी, जिनको कम आ रही है उसको अब आएगी। आज 4 से 5 प्रश्न केवल रखेंगे। उसका कारण यह है कि प्रश्न बन नहीं पाए आज। पोस्ट शाम को एक कर दिए कैलेंडर पे। कैलेंडर चूंकि आज यूपीपीएससी का कैलेंडर बनना था, मीटिंग होनी थी, उसमें कैलेंडर डिसाइड भी हुआ, लेकिन तब तक कम से कम 100 से 200 प्रश्न आपके उसी पोस्ट पर आ गए, जिसके कारण जो है देरी हो गई और क्वेश्चन ज़्यादा बन नहीं पाए। 4 से 5 प्रश्न हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनको आइए पहले देख लेते हैं। कैलेंडर का न्यूज़ है, कैलेंडर आज या कल जो है कल तक आ जाएगा। वेबसाइट आप देख रहे होंगे बहुत स्लो काम कर रही है, 2-3-4 दिन से प्रॉब्लम वेबसाइट पे आ रही है, जिसकी वजह से देर हो रही है। पोस्टपोनमेंट वाला जो है आपका जो मिला हुआ था नोटिस, जो है 4 दिन पहले, आज जाकर अपलोड हुआ, आपने देखा होगा। इसी तरह इसका भी पहुंच जाएगा बहुत जल्द, आपके पास पेपर पहुंच जाएगा। ठीक है, या वेबसाइट पे आज रात या कल, आज प्रयास हो रहा है कि आज ही हो जाए, नहीं तो कल तक अपलोड हो जाएगा। कैलेंडर पे थोड़ा हम बाद में चर्चा कर लेते हैं, पहले चलिए आई प्रश्न तेजी से देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अब उत्तर दीजिए आप, उसके बाद क्लास ये खत्म होने बाद 4-5 प्रश्न करने के बाद हम चर्चा करेंगे परीक्षा पर ही। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि को निम्नलिखित में से कैसे व्यय कर सकते हैं? कल एक प्रश्न आया था जिसमें कई लोगों ने गलत आंसर दिया था। उसमें संचित निधि का 265 उन्होंने सही माना था, आकस्मिकता निधि का गलत माना था 267। तो 267 आकस्मिकता निधि, 266 संचित निधि। हमने आपको कोड भी बताया था, संचित निधि संच से याद रखिएगा कि 66, 266 संचित निधि। अच्छा, ठीक है, 20 का उत्तर है, और नीरज कुमार जी ने ही पहला उत्तर सही दे दिया। ठीक है, बाकी लोगों ने भी प्रयास किया है, लेकिन गलत इसके उत्तर ज़्यादा मिले हैं। संसदीय स्वीकृति से पूर्व आकस्मिकता निधि से व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि होती ही इसीलिए है कि संसद में जाना न पड़े, राष्ट्रपति को पावर होती है आकस्मिकता निधि से खर्च करने की संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक है, इसका नाम ही है आकस्मिकता निधि। ठीक है, संचित निधि से जब व्यय होगा तो संसद की स्वीकृति से ही व्यय होगा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है, इसका गठन किसी अति आवश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया जाता है। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम रूप से दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जाता है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? अर्थात लोकसभा की कार्रवाई कितने मिनिमम सदस्य उपस्थित होंगे तो चलेगी। गणपूर्ति का मतलब होता है कि वो मिनिमम सदस्य जिससे किसी संस्था की कार्रवाई चले। तो लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सबका उत्तर सही आ रहा है। 1/10, 1/10वां भाग सदन के कुल सदस्यों का, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको कुल कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कुल सदस्य होगा। चारों ही ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, कुल की जगह कुछ हो गया है। तो कुल सदस्य संख्या, जैसे कि
लोकसभा में इसमें 545 सदस्य हैं, तो उनका 10वां भाग अर्थात लगभग 55 सदस्य जो होंगे, ये गणपूर्ति होगी लोकसभा की। विधानसभा की गणपूर्ति आपको पता है कितनी होती है? विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? सचिन जी आवाज आ रही है? अब तो सबको आ रही होगी आवाज, इतना पास से मैं बोल रहा हूं। लोकसभा की गणपूर्ति आपने बताई, विधानसभा की गणपूर्ति बताइएगा कि उसका क्या रूल है। नहीं किसी को मालूम? सेम है, ठीक है, सेम है, या फिर 1/10वां भाग या फिर 10, जो भी अधिक हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि गोवा में 40 सदस्य हैं विधानसभा में, लेकिन ऐसा नहीं 1/10वां भाग 4 सदस्य हो जाएगा, लेकिन 10 जो है वो अधिक है, तो गणपूर्ति 10 होगी। तो गोवा में विधानसभा में जो गणपूर्ति है कितना है? 10 है। क्यों है? क्योंकि रूल है विधानसभा में जो सदन की कार्रवाई के लिए गणपूर्ति जो होगी 1/10वां भाग या फिर 10, जो भी अधिक हो। सिक्किम, गोवा, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके लिए वो 10 वाला रूल काम करता है, वहां 10 हो जाएगी गणपूर्ति, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में है ये। बताएं कौन कौन सा सही है इसमें से? जी जी, एक्सेप्शन है। इसका उत्तर बताएं 1 2 3 4 के फॉर्म में। भैया महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अमरीश चंचल जी आपने उत्तर सही दिया है, सबका उत्तर गलत है लाइन से। और आपके बाद 1 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है। प्रदीप नहीं, पुनीत जी ने, पुनीत कौशिक, सुधीर श्रीवास्तव, यूसुफ खान, राहुल यादव, बाद के लोगों ने आंसर सही दिया है। तो कंफ्यूजन कहाँ हो गई? कंफ्यूजन हुई है निश्चित रूप से दूसरे वाले पॉइंट में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है हटाने की वही इसमें अपनाई जाएगी। ये आपके माइंड में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं भैया, लॉजिक मत लगाइए, मैथमेटिक्स नहीं है ये रूल रेगुलेशंस हैं जो निर्धारित किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, अर्थात मनुष्य के द्वारा, सॉरी मनुष्य के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनमें मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं लगता है। ओके, तो पहला वाला सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है इसके पद से। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। तीसरा, उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। संसद की कार्यवाही में यह भाग लेता है लेकिन इसको मत का अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी संसदीय विशेषाधिकार भी इसको प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी प्राप्त होता है, लेकिन ये मतदान में भाग नहीं ले सकता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह भी गलत है जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? कोई डाउट लग रहा है किसी को? हाँ ठीक है, सरकार भी चली जाएगी तो अपने आप जो चला जाता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इतना ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रपति इसको हटा देता है। तो 1 और 2 ए इसका उत्तर होगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो वार्षिक संघीय बजट अगर लोकसभा द्वारा पारित न किया जाए तो इनमें से क्या प्रभाव होगा, बताएं। जी KS जी और दलीप कंवर जी, आप दोनों लोगों का उत्तर सही है। इसका उत्तर डी होगा। प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, क्योंकि ये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी मंत्री के द्वारा, आपको पता है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि कोई बिल आता है और वो गिर जाता है, वो पास नहीं हो पाता है, तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, अर्थात त्यागपत्र दे देता है, सरकार गिर जाती है। इसका सीधा अर्थ होता है कि लोकसभा में आप अपना विश्वास खो चुके हैं, आपके पास संख्या नहीं है कि आप एक बिल पास करवा सकें। डी इसका उत्तर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? अभी कल ही हमने चर्चा की थी, तो हमने कहा चलिए एक प्रश्न ये डाल देते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 5वां, 7वां, 14वां, 31वां? संविधान संशोधन की जब पहले से लेकर के 104वें तक मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी है, ग्रुप में भी डाला हुआ है। बहुत अच्छे से उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जितने संशोधन हुए हैं, क्या क्या संशोधनों से पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, राहुल यादव का सबसे पहले उत्तर आया है और बाकी सबने ना सबने नहीं, गलत उत्तर भी है इसमें। 20 का उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए संशोधन किया गया था संविधान में। वो 7वां संविधान संशोधन था जो किया गया था। उस पुनर्गठन अधिनियम को बनाने के लिए जो समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे पता है आपको? पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, SK धर, पट्टाभी सीतारमैया, फजल अली और KM पडिक्कर। 4 में से आपको एक ऑप्शन चुनना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जी फजल अली थे। बिल्कुल सही राहुल यादव जी। ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसने भाषाई आधार पर, हुआ क्या था कि SK धर आयोग बनाया गया था सबसे पहले राज्यों के बारे में सुझाव देने के लिए कि कैसे गठन किया जाए। तो उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। बाद में उसकी समीक्षा करने के लिए JVP समिति बनती है, जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की और पट्टाभी सीतारमैया की। ये समिति इस पर विचार करती है और इसने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। इसका विरोध होता है और आपको पता है पुट्टी श्री रामुलु हैदराबाद में मद्रास के विभाजन के लिए, अर्थात अलग हैदराबाद राज्य के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। भाषाई आधार पे तेलुगु भाषी राज्य अलग चाहते हैं वो, लेकिन भाषाई राज्य का गठन मना कर देने के कारण वहाँ पर भूख हड़ताल करते हैं, अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सरकार को झुकना पड़ता है और राज्य पुनर्गठन, पहले तो हैदराबाद का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है सबसे पहले, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है। उसके अध्यक्ष फजल अली रहते हैं। फजल अली ने भी भाषा को राज्य पुनर्गठन का एक आधार तो बताया, लेकिन एक राज्य एक भाषा, अर्थात एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत था उसकी मनाही कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जितने भी, अर्थात एक एक राज्य में कई गांव हैं,
गांव गांव में भाषाएं चेंज होती रहती हैं। अगर भाषाओं के आधार पर राज्य के गठन को मंजूरी दे दी जाती तो हमारा भारत आज 28 राज्यों में नहीं बल्कि शायद 2800 राज्यों में विभाजित हो जाता, है ना। 14 दिन का फास्ट रखा था, सही कह रहे हैं। तो भाषाई आधार पे सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था 1953 में, और फिर 56 में यह लागू हुआ था। 56 में रिपोर्ट आई, वो लागू हुआ। नमस्कार। और फजल अली के साथ के.एम. पडिक्कर और कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 लोग भी मेंबर थे पुनर्गठन आयोग के। 3 कुल मेंबर थे इसके, अध्यक्ष फजल अली थे। ये रहा, आज हमने कम क्वेश्चंस हमने आपको बताया कि शामिल किए, क्योंकि एक पोस्ट कर दिया था मैंने शाम को कैलेंडर पे, एग्जामिनेशन कैलेंडर पे, जिसकी वजह से देरी हो गई, वहाँ पर काफ़ी बिजी हो गए। अंततः हमको पोस्ट डिलीट करना पड़ा। जी, अब आप लोग अपना प्रश्न जो कर रहे थे एग्ज़ाम संबंधी कर सकते हैं। वेबसाइट देखते रहिए, कैलेंडर में भी आ जाए। कैलेंडर की न्यूज़ यही थी कि कैलेंडर आज जो है उस पर निर्णय लेना था। आयोग में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद डिसाइड ये हो गया। अभी कैलेंडर आपका आ जाएगा वेबसाइट पे, या तो आज अभी रात में या फिर कल शाम तक, आपका दोपहर शाम जब भी हो, जब भी अपलोड हो जाए। मतलब डिसाइड हो गया है कैलेंडर आपका। और मैंने कुछ दिन पहले एक सुझाव दिया था, वो मेरा एक अनुमान था। आप लोगों का भी अनुमान ऐसा ही कुछ रहा होगा, ठीक वैसा ही आयोग ने भी। यूपी ट्रिपल एससी का तो भगवान ही मालिक है। जिस हिसाब से भर्तियां फंस रही हैं, 3 वर्ष में एक भी भर्तियां उसने क्लियर नहीं की। पहले तो यूपी ट्रिपल एससी आजकल में देना है उसको लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट वो दे ले, उसके बाद अगला कार्य करेगा। सबसे पहले लोअर का रिजल्ट सही ढंग से दे दे, उसमें भी कुछ दिक्कत ना हो जाए। ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से भी दिक्कत होगी काफ़ी लोगों को। काफ़ी लोग असंतुष्ट रहेंगे उससे निश्चित रूप से, अगर कुछ भी गलत होता है उसमें। जी जी, स्टेट गलत फिल हो गया है तो उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ेगा श्वेता जी। अभी अभी यह गलती नहीं सुधारी जा सकती है। आपको स्टेट इतना तो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। जी नीरज जी, मैं इसीलिए अभी चर्चा कर रहा हूँ ना। जो लोग फेसबुक में नहीं है वो यहाँ पर हमसे डायरेक्ट जुड़ करके पूछ सकते हैं। 2000 देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो जो सूचना मुझको प्राप्त हुई है मैं आपको बता देता हूँ। और जो सूचना प्राप्त होती है संभावित में प्राप्त होती है। आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 अक्टूबर में जा रहा है। आर ओ 2016 या नवंबर में फर्स्ट वीक में जा रहा है। अगस्त फर्स्ट वीक से आपका 2019 पीसीएस मुख्य परीक्षा। इसके अलावा एपीओ का एग्ज़ाम मेंस का भी अगस्त में होगा। जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा 2018 पीसीएस मेंस का। जुलाई में इसका इंटरव्यू होगा, अर्थात 2019 मेंस के पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा 2018 का फाइनल। रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पर भी डेट हो तो आप कोशिश कर सकती हैं श्वेता जी। या फिर एक प्रयास ये हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट करें बाय एप्लीकेशन। अगर उसको मान लेते हैं ठीक है, लेकिन आयोग बड़ी गंभीरता से अब ले रहा है। जो फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं लोग, देख गलत सूचनाएं भर रहे हैं, लेकिन आपका मैटर दूसरा है, आपका नुकसान ऐसे ही हो रहा है। तो आयोग इसमें कुछ आपके साथ गलत नहीं करेगा। गलत ये हो जाएगा कि आपको जो आरक्षण की सुविधा होती है, शायद बाहर की लड़कियों के लागू नहीं है वो, लड़कियों के लिए, तो वो आपसे छूट सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। जनरल में आप फाइट कर सकती हो आराम से।
प्रिंस पटेल जी उसके पहले ही 21 अक्टूबर के पहले 11 अक्टूबर से सूचना मिल रही है। जी आरओ 2016 ये नवंबर में जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक तक। कटाव 660 के आसपास जो हमने आपको बताया था, उससे इर्द गिर्द बस वहीं पर रहना है, उससे बहुत आगे नहीं बहुत पीछे नहीं, जनरल की कटाव। जी जी श्वेता जी, आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप हमको 9453775039 ये मेरा व्हाट्सअप है, इस पर मैसेज कर दीजिए, मैं देखता हूँ अगर कुछ हेल्प हो सके आपकी तो। ठीक है, वैसे बहुत मुश्किल है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, बट एक कोशिश अगर कर सकते हैं तो। जी आदित्य जी लेट हो गए, लेकिन बैक करके देख सकते हैं। आज हमने कम क्वेश्चंस रखे थे, 5 प्रश्न ही रखे थे। आसपास ही रहेगा, ओबीसी का टॉप 630 640। ठीक है, इस बार पद ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा अंतर ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन हो गया आद्या सिंह जी, क्वेश्चन हो गया, आप लोग थोड़ा बैक कर लें, अर्थात कर्सर से बैक कर ली वीडियो तो आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। जियोग्राफी हो चुका है प्रिंस जी, जियोग्राफी का हो चुका है, बट एक बार मैं इकोनॉमी का करवाने के बाद पुनः सामान्य अध्ययन का मिक्सअप करवाऊंगा। तो अभी एक एक सब्जेक्ट लेकर चल रहा था, पहले भूगोल और इतिहास हो गया, उसके बाद हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी करवाया, फिर पर्यावरण परिस्थिति करवाया, अभी पॉलिटी चल रहा है, इकोनॉमी बचा हुआ, इकोनॉमिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर उसकी जी, तो उसके बाद फाइनल सब कुछ एक साथ लेकर चलेंगे, अनवरत चलता रहेगा। कोई टॉपिक जो होगा आपसे पूछा करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो नेक्स्ट डे उसी टॉपिक पे हम वीडियो बना दिया करेंगे विथ क्वेश्चंस एमसीक्यू। क्षमा जी, 64 मेंस रिजल्ट अभी कुछ नहीं, अभी बीपीएससी भी कैलेंडर जारी करेगा नया अपना, तो उस पर आज विचार हुआ है, देखते हैं कैलेंडर उन्होंने निश्चित किया कि नहीं, क्योंकि आयोग में तो आज नियत हो गया। प्राथमिकता आयोगों की है कि परीक्षा डेट जो है निर्धारित कर दी जाए पहले, तो आज निर्धारण आयोग ने कर दिया, बीपीएससी भी संभवतः कर दिया होगा। आदित्य जी, पर्यावरण के क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं, विज्ञान के भी क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से हमारा ये कोर्स चल रहा है। आर्ट एंड कल्चर भी मैं ले आऊँगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आप प्लस वाला कोर्स अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ मैं आर्ट कल्चर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगर अनअकैडमी प्लस पे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्पेशल प्लस क्लास आने वाली है, उसमें पूरा आर्ट कल्चर आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में वो काम कर जाएगा। मैं वहाँ पर बहुत जल्द लेक्चर देने वाला हूँ। तो आपको मैंने तरीका बताया ही, आप प्लस कोर्स में जाकर UD10 ये रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन करिए, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी जिस भी सेक्शन में आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, पीसीएसजे कौन पूछ रहा है ये? पीसीएसजे 185 वैकेंसीज आकर रखी हुई है, अभी कुछ डिसाइड नहीं कब एग्ज़ाम होगा उसका। 185 वैकेंसीज आई हुई है, बस
185 वैकेंसीज PCSJ, 142 वैकेंसीज APO। ठीक है, यूपी स्पेशल वीडियो चाहिए आपको तो इसी 8 बजे वाले में कल या परसों हम रखते हैं यूपी स्पेशल। आज कल में आएगा यशवंत जी। प्लस का कोड मैं बता रहा हूं आपको, UD10, U उत्कर्ष, D द्विवेदी, 10, 10 मतलब 10। और आपको और ज़्यादा क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो 9453775039 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको और जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी यूपी PCS प्रीलिम्स 2020 के लिए चल रही है। उसका आप स्टैंडर्ड देखेंगे, उसको अगर हल कर लिया आपने तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी उसी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है राहुल जी, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये MCQs जो हैं, जो मैं एक श्रृंखला MCQ की चला रहा हूँ, इसके बाद इकोनॉमिक्स का चलाकर उसको समाप्त करके फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चलाऊँ और सबका मिक्सअप चलाऊँ। कोई ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगी ये सब्जेक्ट, और बाकी चीज़ें जो है एक वीडियो में एक सब्जेक्ट का तो मेरा साइंस का आ ही चुका है, ये हिस्ट्री का आ ही चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ ही चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी देना है, वो मैं दे दूंगा आपको बहुत जल्द। 2 ही 3 चीज़ बची है, वो दे दूंगा एक एक वीडियो वाला। बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट चलता रहेगा, बस आप ये 8 बजे रात वाली वीडियो डेली देखते रहिए, अपडेटेड रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा, काफ़ी जानकारियाँ आपको हो जाएंगी। इसके अलावा सुबह वाला परीक्षा खबरी 15-20 मिनट का, 10 मिनट का जो वीडियो है, वो आपके लिए मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो। नीरज जी, 2018 रिजल्ट इस हफ्ते आना था, आज कोई चर्चा नहीं हुई मीटिंग में। कल यदि चर्चा होती है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, आयोग में थोड़ी सी समय गोपनीयता को लेकर के काफ़ी विचार चल रहा है, गोपनीयता को कैसे भंग न किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन फिर भी जो कंक्रीट न्यूज़ हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो आ ही जाती हैं बाहर किसी न किसी रूप में। इन्वायरमेंट की बुक मैंने आपको कहा कि अगर आप शंकर IAS की ले सकते हैं, इंग्लिश में सही है बुक को, अन्यथा हिंदी में आपको परीक्षावाणी लेनी चाहिए, बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। नई किताब लीजिए परीक्षावाणी की। करंट की क्लास परसों आप लीजिए हमसे, परसों अनअकैडमी पे करंट की क्लास रहेगी, तो आप लोग स्पेशल क्लास रहेगी वो 1-2 घंटे की, 2 घंटे की, उसमें पूरा करंट BEO के लिए आ जाएगा, BEO RO PCS प्री तीनों के लिए। PCS 2018 वालों के लिए बहुत दिनों से ये बेचैनी चल रही है। उसका रीज़न क्यों लेट लतीफ़ हो रहा है ये तो अध्यक्ष महोदय ही बता सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। मार्च से ही आप रिजल्ट देने वाले थे, फिर बोला मई में देंगे, लेकिन मई में नहीं दिया, जून में भी वेट करवा रहे हैं। यूपी PCS मेंस 2019 वाले अपना अगस्त की तैयारी कर लें, जुलाई लास्ट या अगस्त से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा ये मेंस का, तो उसकी तैयारी आप लोग, APO मेंस वाले वो भी तैयार रहें अगस्त के लिए। ये छोटी छोटी परीक्षाएं हैं। असिस्टेंट इंजीनियर भी अगस्त के बाद होगा, अगस्त में नहीं होगा, अगस्त के बाद, सितंबर लास्ट या फिर उसके बाद मान के चलिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आज जो जानकारी मेरे पास थी लगभग सभी प्रश्न आपने कर लिए। नीरज जी, इनकार नहीं किया जा सकता है, अभी जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा गया
कि प्रत्येक स्तर पे गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, तो आप जब इतनी छोटी छोटी भर्तियों में गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, तो इतनी बड़ी भर्ती है, 119 एसडीएम के पद हैं, तो किसी भी चीज़, बस इतना है कि अध्यक्ष के ऊपर अभी तक आज तक कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर के, बस इसी से थोड़ा भरोसा है। अन्यथा अध्यक्ष ही नहीं चलाते आयोग के, हर किसी को मालूम है, बाहर वालों को लगता है कि आयोग के सर्वे सर्वा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने अधिकार हैं। परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा संबंधी निर्णयन में सबसे बड़ा अधिकार प्राप्त होता है। परीक्षा संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें निर्णयन में परीक्षा नियंत्रक को पर्याप्त अधिकार होते हैं, ठीक है। इसी तरह सचिव के अपने अधिकार होते हैं। तो कोई एक संस्था सर्वोच्च नहीं है। आयोग में भी अध्यक्ष का नाम सामने आता है क्योंकि सर्वे सर्वा है, अंतिम निर्णय उसी का रहता है, लेकिन सिर्फ उसी का निर्णय हो ये जरूरी नहीं। बीओ एग्ज़ाम भी आफ्टर अक्टूबर के बाद ही। जी, बाकी खबरें कल अगर पता चलती हैं कुछ तो बताते हैं। आज कुछ ऐसा रिजल्ट के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। सौरभ जी, क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप बैक में जाकर देख लीजिए। क्वेश्चंस कराने के बाद हमने ये सेशन चर्चा के लिए रखा था 10-15 मिनट का। आप बैक जाइए तो आपको क्वेश्चंस आज के जो है दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज सेशन क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।